सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का ट्वीट, कहा बदायूं में महिला के साथ हैवानियत, अपराधियों को बचाने की कोशिश न की जाए। बदायूं पीड़िता के घर पहुंचे डीएम, एसएसपी, परिजनों को 10 लाख रुपए आर्थिक सहायता, सरकारी योजनाओं के लाभ का दिया आश्वासन। लखनऊ में बर्ड फ्लू को लेकर पशुपालन विभाग अलर्ट, मंडल स्तरीय पशु चिकित्सकों को एडवाइजरी जारी, बाहर से आने वाले पक्षियों पर रखी जाए निगरानी। मैनपुरी में बदमाशों के हौसले बुलंद, बदमाशों ने गार्डों के साथ की मारपीट, मामले की जांच में जुटी पुलिस। झांसी में युवक की गला रेतकर हत्या, सड़क के किनारे मिला युवक का शव, मामले की जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी लाइव। तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आलोक। बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। बदायूं में गैंग रेप के बाद आंगनवाड़ी सहायिका की हत्या के मामले में पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए की सहायता राशि और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। आपको बता दें कि डीएम कुमार प्रशांत और एसएसपी संकल्प शर्मा ने गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार को सांत्वना दी है। वहीं एसएसपी संकल्प शर्मा ने भी पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने व आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने की बात की है। आपको बता दें कि पीड़िता की 2 बेटियां हैं, एक बेटी क्लास 7 और दूसरी क्लास 10th में पढ़ती है, जिसका रजिस्ट्रेशन कन्या सुमंगला योजना के तहत किया जाएगा। तो पीड़िता के घर पहुंचे डीएम और एसएसपी, परिजनों को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की है। बड़ी खबर इस वक्त की, पूरे प्रशासनिक दावों के साथ पूरी तरीके से आश्वासन दिया है कि कहीं भी किसी भी तरीके की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी और अधिकारियों से भी इस पूरे मामले को सजगता से बरतने की बात की है। तो परिजनों को 10 लाख रुपए आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकारी योजना का लाभ दिया जाएगा। इसमें एक तो रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष होता है, जिसमें महिला यदि किसी की रेप के उपरांत फिर मृत्यु हो गई हो तो उसमें 10 लाख रुपए तक का प्रावधान है। 10 लाख रुपए वो दिए जाएंगे। इनके विभाग की ओर से इनका बीमा करवाया गया था। आईसीडीएस में जितनी भी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिका हैं उनका एलआईसी से बीमा करवाया जाता है। उसमें भी 70,000 रुपये देने का प्रावधान है। क्योंकि ये परिवार की कमाऊ सदस्य थीं जिनकी मृत्यु हो गई है, तो उसमें पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत भी लाभ दिलाए जाने का प्रावधान है। इसके अलावा 2 इनकी बच्चियां हैं जो कि एक 7वीं में और एक 10वीं में पढ़ रही है, तो इनका हम रजिस्ट्रेशन कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत करवा देंगे, क्योंकि अब परिवार में कोई कमाऊ सदस्य रहा नहीं है, तो उससे भी जो भी लाभ हो सकता है वो इन लोगों को मिल जाए। तो पीड़िता के घर पहुंचे डीएम और एसएसपी पूरी तरीके से। अंशुल जैन हमारे संवाददाता जुड़ गए। अंशुल जैन, जो लगातार पीड़िता को अब कहीं ना कहीं किस तरीके से उसके घर पहुंचे, राहत पहुंचाने की कोशिश की, क्या कुछ कौन कौन से अधिकारी डीएम और एसएसपी के अलावा और कौन कौन से अधिकारी पहुंचे हैं और अभी तक किस किस तरीके की घोषणाएं हुई हैं, जानना चाहेंगे अंशुल। देखिए, मैं बताना चाहूंगा, अभी कुछ ही देर पहले एडीजी जोन अविनाश चंद्र बरेली जो एडीजी जोन वहां पहुंचे और उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उनको हर संभव मदद देने का आश्वासन भी दिया। साथ ही साथ उन्होंने जो आरोपी एक अभी फरार है सत्यनारायण, उसके ऊपर 50,000 का इनाम की भी घोषणा कर दी है। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि पीड़िता को हर संभव मदद दी जाएगी। इसके साथ डीएम ने भी एक वहीं पे घोषणा की है कि आरोपियों को के ऊपर अब एनएसए की भी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ ये मुकदमा इसका फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा, जिससे पीड़िता को शीघ्र ही न्याय मिल सके। जी बिल्कुल। और न्याय दिलाने की बात को लेकर के हालांकि लगातार अब पूरी तरीके से प्रशासन के आला अधिकारी इसमें अंशुल जांच में लगे हुए हैं, यानी कि अब पीड़ित परिवार को पूरी तरीके से मदद पहुंचाने की शासन की ये मुहिम है कि किसी भी तरीके की कोताही ना बरते। अब फिलहाल किस किस तरीके की, अब जो बच्चों के लिए भी कुछ घोषणाएं हुई हैं? जी देखिए, मैं बताना चाहूंगा, अगर ये मामला पहले ही दर्ज कर लिया जाता तो ये आरोपी भी फरार नहीं होते। और जब ये मीडिया में मामला आया, इसके बाद ही आला अधिकारियों ने संज्ञान लिया और अनफन में ये मामला भी दर्ज किया और ऐसो को निलंबित किया। अब ये एक तरीके से खाना पूर्ति की जा रही है, किसी तरह मामले को शांत किया जा रहा है। वहीं पीड़ित परिवार का भी यही कहना है कि हमारे घर में ये कमाने वाली थी और इनकी मृत्यु हो जाने के बाद बच्चों को बेसहारा हो गए, तो अब सरकार से हमें यही उम्मीद है कि सरकार किसी तरीके से हमारे भरण पोषण की जिम्मेदारी उठाए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंशुल इस तमाम जानकारी के लिए। आप इस खबर पर नजर रखिएगा।
हम आगे के बुलेटिन्स में आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो पीड़िता के घर पहुंचे अधिकारी और पूरी तरीके से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। आगे बढ़ेंगे। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बदायूं कांड पर सीएम ने संज्ञान लिया और जरूरत पड़ने पर ले एसटीएफ की मदद। सीएम ने यूपी पुलिस को दिए निर्देश, जल्द से जल्द आरोपियों की हो गिरफ्तारी। तो आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी हो, सीएम ने साफ तौर पर निर्देश दिया। बड़ी खबर, बदायूं कांड को सीएम ने पूरी तरीके से संज्ञान में लिया है। जरूरत पड़ती है अगर तो एसटीएफ की भी मदद ली जा सकती है, यानी कि कहीं भी किसी भी तरीके की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। सीएम ने यूपी पुलिस को साफ तौर पर निर्देश भी दिए हैं कि हीला हवाली नहीं करी जाएगी, हीला हवाली करने वाले अफसरों पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। बड़ी खबर, बदायूं कांड को सीएम ने पूरी तरीके से संज्ञान में लिया। तेज तर्रार रिपोर्टर शिवा शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। शिवा, सीएम ने यूपी पुलिस को भी निर्देश दिए हैं गिरफ्तारी जल्दी हो, यानी कि पूरी तरीके से मुख्यमंत्री ने संज्ञान ले लिया। अब मामले में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि तत्परता दिखाई जाएगी। शिवा, बिल्कुल आलोक, ये बदायूं कांड सरकार के बहुत ज्यादा ये कहा जा सकता है कि उसको क्षति पहुंची है और तमाम विरोधी पार्टियां ने इसको मुद्दा बनाते हुए सुबह से ही सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले पर मुख्य सचिव गृह अवस्थी से बातचीत की और डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी से बातचीत की और कहा है कि बदायूं कांड में जो मुख्य आरोपी जो महंत है उसकी गिरफ्तारी के लिए अगर एसटीएफ चाहे तो ले सकती है। एसटीएफ के अफसर, एसटीएफ की टीमें उस आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए आ सकती है, बदायूं टीम लगाई जा सकती है। लेकिन अभी अभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ये मिल रही है कि एसटीएफ इस पूरे मामले की जांच करेगी, यानी कि न सिर्फ गिरफ्तारी बल्कि गिरफ्तारी के बाद तमाम जो साक्ष्य है, तमाम जो संकलन है, उसके लिए भी एसटीएफ की एक टीम तैयार कर ली गई है और मुख्यालय से ये कहा जा रहा है कि एसटीएफ की एक टीम तैयार होगी और बदायूं जिले पहुंचेगी। तो बड़ी बात है कि जिस मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने आज सुबह गिरफ्तार कर लिया था और ये कह रही थी कि मुख्य आरोपी फरार है, उसकी भी जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी। लेकिन उससे पहले ही खुद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले को संज्ञान में ले लिया और मामले की पूरी प्रकरण और पूरी गिरफ्तारी के लिए, यानी कि मुख्य आरोपी जो महंत नारायण, उसकी गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ को लगा दिया है। और ये माना जा रहा है कि स्पेशल टास्क फोर्स ऐसे अपराधियों को पकड़ने के लिए बहुत ज्यादा सक्रिय होती है, बहुत ज्यादा इसके इनपुट होते हैं और ये माना जा रहा है कि जल्द ही बदायूं कांड के मुख्य आरोपी महंत सत्यनारायण की गिरफ्तारी यूपी एसटीएफ कर सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिवा इस जानकारी के लिए। तो सीएम ने यूपी पुलिस को साफ तौर पर निर्देश दिए हैं और एसटीएफ की भी मदद ली जाएगी। बड़ी बात यह कि इस पुलिस जो है लगातार साक्ष्य जुटाने की कोशिश कर रही है। और इस बीच बदायूं में गैंगरेप पीड़िता के परिवार से मिलने सपा जिला अध्यक्ष के साथ सपा प्रतिनिधि मंडल भी पहुंचा और सपा जिला अध्यक्ष के साथ सहसवान विधानसभा क्षेत्र के सपा विधायक ओंकार सिंह भी मौजूद रहे। वहीं जिला अध्यक्ष ने बताया कि पीड़ित परिवार से मिले हैं और परिवार वालों का कहना है कि जिला प्रशासन उनकी मदद कर रहा है, मगर इस तरह की घटना दोबारा ना हो इसके लिए पुलिस और स्थानीय प्रशासन को रणनीति बनानी होगी। पीड़ित परिवार का ये कहना है, अभी हम लोगों ने बात की थी, वो कह रहे हैं प्रशासन हमारी मदद करे, लेकिन हमारा कहना ये है कि जो घटना हुई है वो बड़ी दर्दनाक है। इसको प्रशासन को सख्त रहना चाहिए, प्रशासन को भी सख्त रहना चाहिए। आशीष दूसरी घटना आगे बढ़ेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर, टेरर फंडिंग और फर्जी पासपोर्ट मामले में छापा। एटीएस टीम ने जेई अब्दुल मन्नान से पूछताछ की। 5 अन्य संदिग्धों से भी एटीएस की पूछताछ जारी है। कई शहरों में चल रही है एटीएस की छापेमारी। रोहिंग्या से जुड़े मामले में एटीएस ने ये गिरफ्तारी की है। तो टेरर फंडिंग और फर्जी पासपोर्ट मामले में अब किस तरीके से जांच जारी है। एटीएस टीम ने जेई अब्दुल मन्नान से पूछताछ की और उस पूछताछ में कई अहम बातें भी निकल करके आई हैं। तो इसके अलावा 5 अन्य संदिग्धों से भी पूछताछ लगातार जारी है। तो कई शहरों में चल रही है एटीएस की छापेमारी। जिस तरीके से जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है, आने वाले समय में कुछ और भी नाम सामने आ सकते हैं, कुछ बड़े नामों का खुलासा हो सकता है। लखनऊ से बड़ी खबर, टेरर फंडिंग और फर्जी पासपोर्ट मामला सामने आया है, जिसमें छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है और एटीएस टीम ने जेई अब्दुल मन्नान से पूछताछ भी की है। पूछताछ के दौरान कुछ ऐसे साक्ष्य भी सामने आए हैं जिनके आधार पर ये मामला कहीं ना कहीं और बढ़ता जा रहा है। तो कई शहरों में चल रही है एटीएस की छापेमारी। जुड़ गए हैं शिवा,
जो टेरर फंडिंग और फर्जी पासपोर्ट मामले में छापा मारा। कहां पर यह छापेमारी हुई है, जानकारी क्या मिल पा रही है? देखिए आलोक, सुबह से ही हम इस खबर को बहुत प्रमुखता से दिखा रहे थे और ये बता रहे थे कि यूपी एटीएस की कई टीमें 5 जगहों पर छापे मार रही है। ये कहा जा सकता है यूपी के अंदर बस्ती, अलीगढ़ और संत कबीर नगर के साथ साथ महाराष्ट्र और हैदराबाद में यूपी एटीएस की 5 टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। लेकिन अब एक ये अहम जानकारी निकल के आ रही है कि जेई अब्दुल मन्नान को एटीएस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है और टेरर फंडिंग और फर्जी पासपोर्ट मामले से ये पूरा जुड़ा हुआ मामला है। कई शहरों में जो छापेमारी चल रही थी, सुबह ये खबर आ रही थी कि खलीलाबाद यानी कि बस्ती का जो इलाका है उसमें से कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, जो रोहिंग्या मुसलमान से जुड़े लोग हो सकते हैं और कई लोगों को सर्विलांस की लोकेशन पर लगाया गया है। ऐसे 5 संदिग्ध एटीएस के अभी भी रडार पे है सर्विलांस के जरिए, जिनसे पूछताछ का दौर जो है वो अभी जारी है और उससे कुछ ही देर में उत्तर प्रदेश के एडीजी एलओ यानी कि एटीएस के चीफ प्रशांत कुमार इस पूरे मामले में पीएचसी यानी कि पुलिस हेडक्वार्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और अहम जानकारी देंगे कि ये जो एटीएस की छापेमारी चल रही थी उसमें उनके पास क्या कुछ पुख्ता सबूत हाथ सामने लगे हैं, क्योंकि टेरर फंडिंग से पूरा जुड़ा हुआ मामला था और ये कहा जा सकता है कि रोहिंग्या मुसलमान और टेरर फंडिंग के बीच किस तरीके का कनेक्शन था, यूपी गठजोड़ को लेकर के और महाराष्ट्र के गठजोड़ को लेकर के उनके पास किस तरीके के इनपुट थे और इस छापेमारी में उनके पास क्या कुछ निकला है। तो अब से कुछ ही देर बाद उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार इस बात को पूरी तरीके ब्रीफ कर देंगे कि उनके पास आखिरकार पुलिस चीफ के पास उनको क्या कुछ मिला है इस टेरर फंडिंग से जुड़े मामले को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार पुलिस विभाग से प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम सारे तथ्य फिलहाल सामने आएंगे। तो 5 अन्य संदिग्धों से भी एटीएस की पूछताछ लगातार जारी है। वहीं यूपी में महिला अपराध को लेकर समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से बीजेपी सरकार पर आरोप लगाए। सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा कि आज बीजेपी सरकार ने जब मंदिरों में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश में महिला सुरक्षा की क्या हालत होगी। में अंधा राज चल रहा है, जंगल राज चल रहा है, अपराधियों का बोलबाला है। प्रभु उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, जब उत्तर प्रदेश की महिलाएं मंदिर में पूजा करते वक्त भी सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं, उनके साथ अन्याय हो जाता है, आरोप वहां के महंत उनके चेलों पे लगता है प्रभु, तो महिलाएं कहां सुरक्षित होंगी? जब मंदिरों में सुरक्षित हैं तो कहां सुरक्षित होंगी प्रभु? इन महिलाओं ने आपको चुना था, आपको सरकार बनाई थी प्रभु, और महिलाएं असुरक्षित हैं, उनके साथ लगातार अन्याय होता जा रहा है। आप कहते हैं हमने शक्ति मिशन चला दिया, आप कहते हैं हमने उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बना दिया, खाली मंचों पे कहने के लिए आपने शक्ति मिशन और अपराध मुक्त और रोमियो स्कर्ट चलाए हैं। खबरें अभी और भी हैं, आगे की खबरें इस ब्रेक के बाद। खूबसूरती के लिए सिर्फ हल्दी चंदन वाली क्रीम, ये बीते जमाने की बात है। आज आपकी स्किन को चाहिए कुछ एक्स्ट्रा, जैसे रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। वारदात की तह तक होगी पड़ताल, जुर्म की हर दास्तां होगी बेनकाब, हर अपराधी का होगा पर्दाफाश। देखिए क्राइम फाइल्स सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। स्वागत है ब्रेक के बाद। बहराइच में पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कहा कि बीजेपी सरकार की कारगुजारियों से हर वर्ग परेशान है। किसान आंदोलन को लेकर पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता चाहते हैं जो आंदोलन कर रहे हैं वो किसान नहीं है। ऐसे बयान पर पीएम और सीएम योगी को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। अगर राकेश टिकैत किसान नहीं है तो मैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मैं तरस खाऊं या नाराजगी दिखाऊं। और राकेश टिकैत जैसे किसान तो मैं भी हूं, मैं हल जोता किसान हूं, मैंने बैलों से हल जोता है, मैंने धान की रोपाई की है, गन्ना की खेती, धान की खेती, गेहूं की खेती, चना दलहन सब खेती अब मेरे यहाँ होती है। किसान का बेटा तो मैं भी हूँ, तो कह दे मैं भी किसान नहीं हूँ। तो ये देखिए जो सड़कों पे मर रहे हैं उनका सिजरा उठा करके उनकी सीबीआई जांच करा दें। अगर जो मर रहे हैं किसान नहीं होंगे
तो कांग्रेस के दूसरे जिम्मेदारी ले या न ले, नसीमुद्दीन सिद्दीकी अपने ऊपर जिम्मेदारी ले लेगा। समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर बीजेपी सरकार पर जातिवादी होने का आरोप लगाया। बुलंदशहर की घटना का जिक्र करते हुए सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा कि बीजेपी सरकार में प्रदेश में जातिवाद चरम पर है। मुख्यमंत्री विकास के मुद्दे पर बात न करके जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। तो साफ तौर पर जिस तरीके से जातिवाद की बात सामने आई, इस पूरी कवायद के बीच हो जाती है। ये बुलंदशहर की जो घटना है, ये भारतीय जनता पार्टी के जाति धर्म का जीता जागता एग्जाम्पल है। ये कभी भी बेरोजगारों के नाम पे चर्चा नहीं करना चाहते, ये कभी भी रोजगार देने की चर्चा नहीं करना चाहते, ये कभी किसानों सम्मान पे बात की चर्चा नहीं करना चाहते, ये कभी भी कोरोना काल से लोग परेशान उन पे चर्चा नहीं करना चाहते, ये कभी कोई महिला सम्मान के चर्चा नहीं करना चाहते, ये कभी यहाँ महंगाई पे चर्चा नहीं करना चाहते, ये कभी अपराध पे चर्चा नहीं करना चाहते। ये सिर्फ जाति धर्म की राजनीति को फोकस रखते हैं कि उनको पता है जाति धर्म की राजनीति से सत्ता पाना आसान होता है, विकास की राजनीति से सत्ता पाना मुश्किल होता है। कुछ और खबरों की ओर। कोरोना महामारी के बीच बर्ड फ्लू ने भी दस्तक दे दी है, जिसके चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पशुपालन विभाग को अलर्ट मोड पर रखा है। विभागीय अधिकारियों की माने तो जनपद मंडल स्तरीय और पशु चिकित्सकों की एडवाइजरी जारी कर दी गई है। इस एडवाइजरी में साफ तौर पर कहा गया है कि लोकल दुकानदारों और बाहर से आने वाले पक्षियों पर निगरानी रखी जाए और अगर मास लेवल पर पक्षियों की मृत्यु होती है तो उनका सैंपल लेकर भेजा जाए लैब के लिए। हमारे विभाग से भी बर्ड फ्लू के लिए उत्तर प्रदेश में पूरा अलर्ट जारी कर दिया गया है और सभी जनपद स्तरीय, मंडल स्तरीय और पशु चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है कि उनके क्षेत्र में आने वाले जो भी पोल्ट्री फार्म हैं या छोटे मार्केट में मुर्गियां बिकती हैं या और भी बाहर से जो आ रही हैं, उन पर वो निगरानी रखें। और निगरानी में उनको ये ध्यान रखना है कि पक्षियों की मृत्यु कहीं अचानक या अधिक तो नहीं हो रही है। अगर उनकी मृत्यु अधिक हो रही है तो तुरंत वो उनके सैंपल को कलेक्ट करके, वो हमारा एक लैब है भोपाल में वायरस डिजीज की टेस्टिंग के लिए, तो वहाँ पर वो सैंपल भेजेंगे। लेकिन अभी तक हमारे स्टेट में कहीं से कोई रिपोर्टिंग नहीं है और बाकी कंट्रोल रूम यहाँ बना दिया गया है। विभाग पूरी तरह से अपने स्तर पर, जनपद स्तर पर, मंडल स्तर पर पूरी कार्रवाई कर रहा है। जो भी आवश्यक उसके लिए पीपी किट और अन्य किसी सामग्री उपकरण की आवश्यकता है। आगे बढ़ेंगे। पटरी दुकानदारों को कैशलेस योजना से जोड़ने के लिए नेशनल अलायंस ऑफ स्ट्रीट वेंडर ऑफ इंडिया का जिम्मा दिया गया है, जहां लखनऊ में इसका शुभारंभ हो गया, जिसके लिए नगर निगम और जिला नगरीय विकास अभिकरण का पेटीएम से करार हो गया। अब 9वीं चरणबद्ध तरीके से पेटीएम टीम की मदद से पटरी दुकानदारों को प्रशिक्षण देगी। वहीं लखनऊ नगर निगम के सभी जोन में डाटा एकत्र किया जा रहा है और कितने पटरी दुकानदार डिजिटल पेमेंट ले रहे हैं। शेष पटरी दुकानदारों की सूची तैयार कर उन्हें डिजिटल पेमेंट के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा और जल्द ही अधिकांश पटरी दुकानदारों को डिजिटल पेमेंट से जोड़ दिया जाएगा। भारत सरकार और प्रदेश सरकार का इस तरीके के निर्देश प्राप्त हैं कि डिजिटल ट्रांजैक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। डिजिटल ट्रांजैक्शन के माध्यम से जब व्यापार किया जाता है छोटे दुकानदारों द्वारा, तो एक उनको ये लाभ मिलता है, सेविंग्स उनकी क्रिएट हो जाती हैं क्योंकि पैसा सीधे खाते में चला जाता है, तो इससे सेविंग्स उनकी क्रिएट होती हैं। दूसरा, इसमें कई सारे लाभ भी प्राप्त होते हैं। जो जिन वेंडर्स ने लोन ले रखा है, लोन में भी कुछ कंसेशन और सब्सिडी उसमें जो है प्राप्त हो जाती है। तो इसको नज़र में रखते हुए जो है हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जो सभी जोन हैं उसमें जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको ट्रेन किया जाए और जो डिजिटल कैशलेस पेमेंट है, डिजिटल ट्रांजैक्शन है, उसको प्रमोट किया जाए। सर, डूडा, पेटीएम और नगर निगम का करार हुआ है, क्या कुछ करार हुआ है और जो जोन वाइज सर प्रशिक्षण है वो किस तरीके से दिया जाएगा वेंडर्स को? सर देखिए, अभी ये प्लानिंग स्टेज में है और जो एग्रीमेंट है वो अभी उसको जो है साइन किया जाना है, तो इस पर हम लोग एक स्ट्रेटजी बना के इसको इम्प्लीमेंट करेंगे।
झांसी के ललितपुर हाईवे पर एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि पुलिस को लोगों ने हाईवे के किनारे एक युवक का शव पड़ा होने की सूचना दी। जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने पाया कि युवक के गले पर धारदार हथियार से हमला कर हत्या की गई। तलाशी के दौरान मृतक की शिनाख्त सोनू के रूप में हुई। शुरुआती जांच में हत्या कर शव हाईवे के किनारे फेंके जाने की संभावना जताई जा रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि जांच जारी है। जल्द ही हत्या के कारणों का पता लगाकर दोषियों को जेल भेजा जाएगा। आगे बढ़ेंगे। मैनपुरी के दन्नाहार क्षेत्र में बिजली विभाग के गोदाम में बदमाशों ने गार्डों के साथ मारपीट की। पूरा मामला दन्नाहार क्षेत्र के गांव लालपुर का है, जहां एक बिजली विभाग का गोदाम बना हुआ था जिसमें बिजली विभाग से संबंधित सभी सामान रखे हुए थे। वहीं देर रात बदमाशों ने गोदाम में हमला बोल दिया और गार्डों के साथ मारपीट कर दी। वहीं गार्डों से एक राइफल और 2 बंदूक भी छीन ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। कल देर रात में ये जानकारी पुलिस को प्राप्त हुई, मैनपुरी के दन्नाहार पुलिस को, कि एक बिजली विभाग का किराए पे लिया हुआ गोदाम है जहाँ पे उनके बहुत सारे इक्विपमेंट वगैरह रखे हुए हैं। तो वहाँ पे कुछ अज्ञात बदमाश पहुँचते हैं। जैसा कि वहाँ के लोग जो उसको गार्ड करने के लिए रखे थे, उनका बयान है कि करीब 8 से 10 की संख्या में कुछ आपराधिक तत्व वहाँ पहुँचे, इनको ओवरपावर करा और उसके बाद उनके असले साथ में उठा के ले गए। ये उनका प्रारंभिक बयान है। उसी संबंध में आज हमने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। हमारे साथ एसपी मैनपुरी और एडिशनल एसपी और संबंधित क्षेत्र के सीओ वगैरह सारे लोग थे। काफ़ी इसमें पुख्ता हमें जानकारी और लीड मिली है और मुझे पूर्ण आशा है कि जल्दी इस घटना का हम लोग खुलासा करेंगे। हापुड़ की तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर पहुंचे श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया गया। जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर में साधु समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष के जन्मोत्सव में पहुंचे थे। मंत्री ने कहा कि सीएम द्वारा जिले में ट्रायल चल रहा है और उसकी 14 जनवरी मकर संक्रांति के महापर्व पर वैक्सीन लगाने का काम प्रारंभ हो जाएगा। वहीं उन्होंने अखिलेश यादव पर वैक्सीन न लगवाने वाली बात को लेकर बयान दिया। कहा, मैं सोचता हूं कि अखिलेश यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन उनके अंदर जिम्मेदारी वाली बात नहीं दिखती। यूपी में पंचायत चुनाव और प्रधानी चुनाव को लेकर भी मंत्री का बयान। कहा, यूपी में पंचायत चुनाव का अभी आचार आदर्श संहिता का कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन जो उनके अंदर एक जिम्मेदारी वाली बात हम देखते थे, वो गैर जिम्मेदारी की बात उन्होंने ये जो बयान दिया है, जिसको लेकर के उन्होंने कहा कि ये वैक्सीन भाजपा की है, वो पूरी तरीके से अखिलेश यादव जी का गैर जिम्मेदारा बयान है। और हमें लगता था कि ये मैच्योर यानी कि बहुत ही जिम्मेदार नेता बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को सिमाला है, यहाँ 25 करोड़ की पॉपुलेशन को उसने निभाया था, लेकिन उसके अंदर बिल्कुल भी जरा सी भी हमें जिम्मेदारी उस महसूस नहीं हो रही है। और मुझे ही नहीं हो रही है, मुझे तो ये भी मान लिया जाएगा कि हम विपक्ष के लोग हैं, तो उत्तर प्रदेश की जनता भी इस बात को बहुत ही बचकाना बयान मान रही है। अक्षय कुमार स्टारर फिल्म पैडमैन का असर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों पर ऐसा पड़ा कि उन्होंने शहर में सैनिटरी पैड बैंक की स्थापना की। 5 छात्र, अभिषेक शुक्ला इस बैंक के संस्थापक हैं, इस बैंक को संचालित कर रहे हैं। इस बैंक की खास बात यह कि हर बैंक की तरह इस बैंक में भी ब्रांच मैनेजर नियुक्त हैं और पासबुक काउंटर, शिकायत पेटिका और खाता खुलवाने के लिए फॉर्म भरने के साथ साथ रजिस्टर्ड भी मेंटेन किया जा रहा है। ये सब यूज़ नहीं कर पाते थे, हम लोग के पास उतने पैसे भी नहीं रहते थे, हम लोग खरीद नहीं पाते थे, और हम लोग के पास पैसे रहते भी थे तो हम लोग किसी और अच्छे कामों के लिए यूज़ करते थे। और अब यहाँ पे खुल गया तो हम लोग निःशुल्क ले सकते हैं, हम लोग के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और पहले हम लोग कपड़े यूज़ करते थे, वो हम लोग के लिए बहुत हानिकारक होता है, हम लोग बीमार बहुत जल्दी पड़ते हैं, और ये बहुत ही अच्छा है, हम लोग इससे बहुत स्वस्थ रहते हैं और बहुत ही अच्छा है। यहाँ पहले मतलब बहुत सी लड़कियाँ थी कि पीरियड की वजह से आ नहीं पाती थी, इसीलिए सर हम लोग के लिए पैड बैंक खुलवाए हैं कि जाना मतलब और सी लड़कियाँ पैसे की वजह से भी पैड नहीं ले पाती थी, तो सर हम लोग के लिए इतना
कर रहे हैं। तो लड़कियां अब आती हैं और सिर्फ पैड ले लेती हैं और वो रेगुलर क्लास भी करती है, जिससे उनकी क्लास छूटती थी तो अब क्लास भी नहीं छूटती, रेगुलर क्लास करती हैं। और बहुत सी लड़कियां जो हम लोग के घर में ये सब यूज़ नहीं करती थी तो उन्हें भी हम लोगों ने बताया कि आप भी यूज़ करिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा है, इससे क्या क्या लाभ है। संगम शहर प्रयागराज के इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र इन दिनों एक मिसाल पेश कर रहे हैं। हम मौजूद हैं आलोपी बाग स्थित एक घर में और आपको सबसे पहले हम घर कहें या कार्यालय कहें, एक बैंक है। हम सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि देखिए ये प्रयागराज का पहला सेंट्रली बैंक है, पैड बैंक है जो यहाँ पर खोला गया है गरीब लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए। और आप देख सकते हैं बगल में भी काफ़ी जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो यहाँ पर खड़ी हुई हैं। और हम अब आपको इस अनोखे बैंक की तस्वीर भी दिखाना चाहते हैं। हालांकि विजुअल में हमने आपको पहले दिखाया है। हम जैसे ही यहाँ से एंट्री करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक टेबल रखी गई है जहाँ पर जो ये संयोजक हैं जिन्होंने ये पूरा बैंक जो है खुला है, जिन्होंने निर्णय लिया था कि एक पैड बैंक भी खोला जाए, उसके यहाँ पर संस्थापक भी हैं, अभिषेक शुक्ला जी हैं। शिकायत पेटिका भी आप देख सकते हैं यहाँ पर रखी गई है। हम अब अंदर जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ब्रांच मैनेजर का एक ये सीट भी है, यहाँ ब्रांच मैनेजर भी बैठे हुए हैं बाकायदा। और यहाँ पर गरीब महिलाएं भी हैं जो यहाँ पर पैड ले रही हैं। और आप ठीक बगल में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बड़ा सा बॉक्स रखा गया है जिसमें यहाँ एंट्री होने के बाद जैसे जैसे यहाँ महिलाएं आएंगी उनकी यहाँ पर एंट्री होगी और एंट्री होने के बाद वो खुद यहाँ से ऐसे ये एक पैड निकालेंगी और वो निःशुल्क ये पैड जो है वो ले जाएंगी। हालांकि कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए यहाँ पर 2 से 3 जो महिलाएं हैं उनको यहाँ पर आने की अनुमति है, बाकियों को बाहर रखा जाता है कि जैसे ही जब ये यहाँ से पैड ले जाएंगे तब वो बाहर जाएंगे। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों के इस समूह ने एक मिसाल पेश की है और इन्होंने अपने पॉकेट मनी से और इन्होंने अपने जो इनके जो रूटीन वाले खर्चे हैं उसमें से थोड़ी सा इन्होंने अपना बजट निकाला है, जिसके बाद इसकी शुरुआत की है। अब ये लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि इस शुरुआत को वो आगे बढ़ाएं। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित उपाध्याय के साथ सैयद आखिर रजा, लाइव टुडे, प्रयागराज। तो इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।